नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे भारत में मानव विकास सूचकांक। हमने देख लिया था कि मानव विकास सूचकांक को किस तरीके से मापा जाता है, यानी कि ना तो मानव विकास सूचकांक 0 हो सकता है और ना ही मानव विकास 1 हो सकता है। आज हम देखेंगे कि भारत में मानव विकास सूचकांक किस प्रकार से है, कौन से राज्यों का अधिक है, कौन से राज्यों का कम है, और ये मानव विकास सूचकांक की कमी और बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से किसी राज्य का मानव विकास सूचकांक अधिक होता है और किसी राज्य का मानव विकास सूचकांक कम होता है। भारत में जो मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा निकाला जाता है? योजना आयोग के द्वारा। यानी मानव विकास की रिपोर्ट प्रति साल निकलती है हमेशा। मानव विकास की रिपोर्ट यूएनडीपी निकालेगी तो हर साल निकालेगी, और भारत में जो योजना आयोग निकालता है तो वो हर साल निकालता है। यानी कि प्रतिवर्ष अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला जाता है। भाई ये जो योजना आयोग में क्या है, अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन की इकाई के रूप में लेते हुए योजना आयोग की निगरानी में तैयार किया जाता है। किसकी निगरानी में किया जाता है? योजना आयोग की निगरानी में किया जाता है। और मानव विकास जो रिपोर्ट तैयार करता है ये अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयार की जाती है। उच्च मूल्य वाले राज्य केरल। भारत में सबसे ज्यादा जो मानव विकास सूचकांक है वो केरल राज्य का है, ठीक है। और प्रतिवर्ष जो मानव विकास सूचकांक अधिक रह रहा है वो किसका रह रहा है? केरल का ही रह रहा है। यानी कि केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.92 है। कितना है? 0.92, जो सर्वोच्च स्कोर होता है, ठीक है। वैसे सर्वोच्च स्कोर तो होगा 0.99, ठीक है, लेकिन केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.92 है। इसलिए भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? और सबसे कम सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। बिहार में सबसे कम मानव विकास सूचकांक पाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब ये केरल के बाद में आते हैं। केरल के बाद में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्यों का मानव विकास सूचकांक आता है। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य? छत्तीस, उड़ीसा और बिहार। इनका मानव विकास सूचकांक कितना है? मात्र 0.41 है, ठीक है। ये इनमें मानव विकास सूचकांक सबसे कम पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां था भाई? केरल में 0.92। उसके बाद में दिल्ली, हिमाचल, गोवा और पंजाब का आता है, ठीक है। अब देखिए, बात यहां मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि यदि मानव विकास सूचकांक को देखें तो 3 आधार लेते हैं हम इसका। एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक संसाधनों तक पहुंच। अब आप ये सोच रहे होंगे जिसकी आर्थिक, एक परिवार के ऊपर लीजिए, 2 परिवार हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, एक परिवार तो वो, और एक परिवार वो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कौन से परिवार का मानव विकास सूचकांक अधिक रहेगा? जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, यानी प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो। यहां पर यह देखने को मिलता है कि केरल और पंजाब, इन दोनों राज्यों में पंजाब राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है। किससे अधिक है?
लेकिन फिर भी केरल का मानव विकास सूचकांक क्या है? उच्च है। किससे? पंजाब से। ये क्यों भाई? केरल राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, ठीक है, लेकिन पंजाब में प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज्यादा। लेकिन फिर भी केरल का मानव विकास सूचकांक क्या है? उच्च। उसका कारण है प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा है इसमें, लेकिन पंजाब में जो दूसरे क्षेत्र देखे हम, एक तो देखे हम शिक्षा और दूसरा क्या देखे? स्वास्थ्य। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य में कौन ज्यादा है? केरल। इसलिए मानव विकास सूचकांक ज्यादा किसका है? केरल का है, ना कि पंजाब का। तो आपके कई बार प्रश्न आ जाता है ये कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय उच्च होते हुए भी केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक अधिक क्यों पाया जाता है? क्यों पाया जाता है? क्योंकि केरल में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र केरल से क्या है? उच्च है। इसलिए केरल का मानव विकास सूचकांक अधिक पंजाब से अधिक है, इसलिए केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक अधिक पाया जाता है। अब हम देखें उच्च और निम्न HDI मान के कारण। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, इनके कई राज्यों में तो उच्च है और कई में कम है। उसका क्या कारण है? उच्च राज्य और निम्न HDI मान होने के कई कारण हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक शामिल है। यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक जो कारक हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं? मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करते हैं। कई राज्यों का तो मानव विकास सूचकांक अधिक होगा और कई राज्यों का मानव विकास सूचकांक कम होगा। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं उच्च साक्षरता। केरल के उच्च HDI मूल्य का मुख्य कारण है जो केरल है। अभी आप मैं बता रहा था पंजाब और केरल में अंतर, तो केरल में ज्यादा क्या है? शिक्षा, साक्षरता ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य में है? केरल में। अर्थात साक्षरता अधिक होने के कारण केरल का HDI जो मान है वो ज्यादा पाया जाता है। दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? कम है। इसलिए HDI मान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? यहां समझ रहे हो ना भाई? केरल में तो साक्षरता दर क्या है? ज्यादा, इसलिए HDI मान क्या है? ज्यादा। लेकिन वहीं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, इन राज्यों में साक्षरता दर क्या है? कम, इसलिए HDI का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है। आर्थिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है HDI में। जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब आर्थिक रूप से विकसित राज्य हैं। कौन से राज्यों को ले? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, इन राज्यों को लेते हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? कमजोर है। लेकिन वहीं पर यदि हम देखें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों को यदि देखते हैं तो यहां की आर्थिक स्थिति क्या है? अच्छी है। तो इन राज्यों में तो HDI का मान उच्च होगा और जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न है उनमें HDI का मान क्या होगा? कम होगा। ऐतिहासिक कारण भी उच्च और निम्न मानव विकास सूचकांक के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। जैसे क्षेत्रीय असंतुलन और सामाजिक असमानताएं जो ब्रिटिश काल में सामने आई, अभी भी विकास के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अभी भी भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली को प्रभावित कर रही हैं।
सरकार के द्वारा नियोजित विकास होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अभी भी आदर्श नहीं बन रहे। यानी कि हम ये देखें कि ऐतिहासिक कारण क्या रहा। ऐतिहासिक कारण हम पीछे से लेंगे। जब हमारे ऊपर किसका राज था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने कुछ राज्यों को ही विकसित करना चाहा, जैसे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को अधिक विकसित किया, उद्योग अधिक स्थापित किए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य था जिसके पास में पतन की सुविधा थी। तो ब्रिटिशवासी आपस में जो भारत के मध्य जो व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार के लिए पतन की सुविधा उपलब्ध थी। इसलिए महाराष्ट्र राज्य में ज्यादा विकास के कार्य किए जाने लगे। जैसे कुछ राजधानियां और प्रमुख नगर थे, जैसे दिल्ली थी, ठीक है, राजधानी थी, तो दिल्ली का विकास अधिक हुआ। और उसी समय से चलते आ रहे इस परिपाटी को आज भी राजनीतिक जो कारक हैं, जो सामाजिक कारक हैं, ये जो आर्थिक कारक हैं, ये इनको आज भी क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। उन्हीं राज्यों का विकास ज्यादा हो रहा है। जिन राज्यों में विकास नहीं हो पाया था, वो राज्य आज भी क्या हो रहे हैं? पिछड़ रहे हैं। इसलिए एचडीआई का मान महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, केरल जैसे राज्यों में उच्च है, जबकि वहीं दूसरी ओर जो पहले से पिछड़े हुए राज्य थे, उनमें आज भी एचडीआई का मान क्या है? कम है। तो ये हुआ हमारा ऐतिहासिक कारक। स्वस्थ जीवन के संकेत। स्वस्थ और लंबे जीवन हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण है। भाई, आप स्वस्थ रहना चाहते हो? सभी लोग रहना चाहेंगे। लंबा जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सभी लोग चाहेंगे। ये शिशुओं की मृत्यु को कम करने, माताओं के प्रसव के बाद की मृत्यु, बुढ़ापे की स्वास्थ्य देखभाल, उचित पोषण और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से मापा जाता है। यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब हो रहा है इसमें कि जीवन प्रत्याशा किस तरीके से बढ़ाई जाए। जीवन प्रत्याशा, जो शिशु जन्म ले रहे हैं उनकी मृत्यु दर में क्या की जाए? कमी। जो माताएं हैं प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो रही है, उनमें क्या लेके आए हम? कमी। जो बुढ़ापे के समय जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। तभी तो हम जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति तभी तो जीवन ज्यादा जिएगा। ठीक है। इसमें स्वास्थ्य संकेत में जैसे हम तीन चार बातें देखेंगे। पहली, मृत्यु दर। भारत की मृत्यु दर 1951 में 25.1 प्रति हजार व्यक्ति थी। यानी कि 1951 में कितने व्यक्ति मृत्यु दर थी? 25.1 प्रति हजार। अर्थात 1000 में कितने व्यक्ति मर रहे थे? 25.1 व्यक्ति मर रहे थे। ये घटकर 1999 में 8.1 आ गई। पहले कितनी थी? 25.1। 1999 में कितनी आ गई? 8.1 1000 में। अर्थात जीवन प्रत्याशा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। शिशु मृत्यु दर भी देखें तो 1951 में 148 थी। कितनी थी? 148। किस पर? प्रति हजार पर। और यह 1999 में घटकर कितनी हो गई? 70 हो गई मात्र। कितनी हो गई भाई? 1951 में तो कितनी थी? 148। और 1999 में कितनी हो गई? केवल 70। अर्थात जीवन प्रत्याशा क्या हुई है? बढ़ी है। प्रत्याशा दर यह है 37.1 वर्ष से पुरुषों के लिए 62.3 वर्ष। यह 1952 में, और 1952 से 1999 के दौरान महिलाओं के लिए 36.2 से 65.3 तक बढ़ जाती है। अर्थात समझने की कोशिश करें कि जो जीवन प्रत्याशा दर थी वो 37.1 वर्ष थी। किसकी? पुरुषों के लिए। जो कितनी बढ़ गई?
62.3 वर्ष। कितनी बढ़ गई? हम बात किसकी कर रहे हैं? 1951 से 1999 के बीच की। 1951 में कितनी थी? 37.1। किसकी? पुरुषों की। पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा थी, पुरुष की औसत जो जीवन था वो कितने साल का था? 37.1 वर्ष का। 1999 में आते आते वो बढ़कर कितना हो गया? 65.3%। कितना हो गया? 65.3%। उसी प्रकार 1952 में महिलाओं की जो औसत जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी थी? 36.2%। और वहीं 1999 के पास में कितनी हो गई? ये 65.3%। ठीक है, अर्थात अभी पहले से अब जीवन प्रत्याशा क्या हुई है? बढ़ी है। क्या हुई है? बढ़ी है। मैं बात करता हूं, आप कई बार अपने समाज की बात लेते हैं हम, कई बार बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि भाई पहले वाले आदमी थे जो 100 साल तक जीते थे, कहते हैं ना। अर्थात जीवन प्रत्याशा वहां तो क्या होनी चाहिए? ज्यादा, लेकिन हम आंकड़ों में क्या देख रहे हैं? कम। भाई 1952 की बात करें तो 1952 में व्यक्ति कितने साल जीते थे? 37.1। मैं ये औसत की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा कि प्रत्येक व्यक्ति 37.1 साल ही जीता था। मैं औसत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? औसत की। औसत समझ रहे हो? लेकिन 1999 में वो कितने साल जीने लगा? 62.3। महिलाएं 1952 में कितनी जीती थी? 36.2। लेकिन 1999 में कितनी जी रही हैं? अर्थात जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि पहले वाले बहुत ज्यादा जीते थे, अब वाले बहुत ही कम जीते हैं। ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? तो अब वाले ज्यादा जी रहे हैं या पहले वाले? अब वाले ज्यादा जी रहे। तो पहले वाले व्यक्ति तो ये बता रहे हैं कि ज्यादा जी रहे थे, लेकिन वर्तमान आंकड़ों से हमें यह मालूम हो रहा है कि वो ज्यादा नहीं जी रहे थे। आज के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। भाई वो भी सही कहते थे, लेकिन उनको ये नहीं ध्यान था कि हमारे गांव में मात्र 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति ही 100 साल की उम्र पकड़ते हैं, बाकी 80 व्यक्ति तो क्या हो रहे हैं? कम उम्र में मर रहे हैं। पहले महामारियां आती थी, मरते थे कि नहीं मरते थे? बच्चे जन्मते थे, मरते थे कि नहीं मरते थे? आज कोई बच्चे को मरा हुआ देखा है आपने? कि भाई उस औरत ने जन्म दिया और उसका बच्चा मर गया। बहुत ही कम सुनने में आता है, बहुत ही कम सुनने में। भाई आदमियों को एक उदाहरण देता हूं मैं। आदमियों को कहां जलाते हैं? शमशान घाट में। अच्छा, पहले बच्चे खत्म हो जाते थे तो उनको जलाया जाता था या गाड़ा जाता था? गाड़ा जाता था ना, जलाया नहीं जाता था बच्चे को, छोटे बच्चे को। तो आपने भी देखा होगा कि वो गाड़ते कहां थे? अपने घर में गाड़ते थे या खेत में गाड़ते थे? हैं? अपने शमशान घाट में गाड़ते थे। वो जहां व्यक्तियों को जलाते थे वहीं पर बच्चे को क्या करते थे? वो गाड़ते थे साइड में। आज आपने शमशान घाट में किसी बच्चे को गड़ा हुआ देखा है क्या? मरते ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि जीवन प्रत्याशा क्या हुई है? बढ़ी है। तो पहले काफी महामारियां थी, पहले काफी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं होती थी, तो उसके कारण वो अकाल मृत्यु होती थी। लेकिन जो वर्तमान समय है इसमें जीवन प्रत्याशा क्या हुई है? बढ़ी है। ठीक है, जन्म दर देखते हैं। ये बात की हमने मृत्यु दर की। जन्म दर, भारत ने भी 1951 में अपनी जन्म दर को 401 से घटाकर 1999 में कितनी कर ली है? 26.1। लेकिन यह अभी भी विकसित देशों की तुलना में क्या है? अधिक है। जो जन्म दर तो कम की है भारत ने। जन्म दर कितनी पहले थी? 401, लेकिन 1999 में कितनी हो गई? 26.1। अर्थात जन्म दर क्या हुई है? कम हुई है। लिंगानुपात, लिंगानुपात में भी अंतर आया है। ठीक है,
लिंग अनुपात में जैसे देखें कि भारत में लिंग अनुपात हर 10 साल के बाद, यानी कि सबसे ज्यादा कहां है? केरल में। और सबसे कम लिंग अनुपात कहां है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर 800 महिलाएं हैं। केवल कितनी? 800 महिलाएं हैं। और सबसे कम है हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। यदि 2001 की बात करें हम, तो 927 से 919 के बीच लिंग अनुपात आ गया है। कितना आ गया है? 919। सामाजिक सशक्तिकरण के संकेत: भूख से मुक्ति, गरीबी की दास्ता, बंधन, अज्ञानता, अशिक्षा और वर्चस्व के अन्य रूप मानव विकास की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, गरीब ना रहे, किसी का दास ना रहे, किसी का बंधक ना रहे, अज्ञानता ना हो, सभी में शिक्षा हो, अशिक्षित ना हो। यदि ऐसा होगा तो मानव विकास स्वतः ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो मानव विकास क्या होगा? घटेगा, कम आएगा, निम्न होगा। समाज में अपनी क्षमताओं और पसंद का उपयोग करने लोगों की सशक्तिकरण और भागीदारी वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सशक्तिकरण का मतलब होता है लोगों की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना। सशक्तिकरण का क्या मतलब है? लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना। और लोगों की यदि क्षमताएं बढ़ती हैं तो लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे और अपने जीवन को खुशहाली से जिएंगे, तब जाकर मानव विकास होगा। लोग समाज और पर्यावरण को समझकर अपनी क्षमताओं और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यह साक्षरता के माध्यम से ही हो सकता है। जो अपनी क्षमताएं हैं, जो उनका विकल्प खोजना है, वो किससे प्राप्त होगा? शिक्षा से होगा। जब व्यक्ति शिक्षित होंगे तो अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करेंगे। आर्थिक उत्पादकता इस प्रकार मानव विकास का एक अभिन्न अंग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी होता है और प्रति व्यक्ति उपलब्धता किसी भी देश के संसाधन, आधार, बंदोबस्त के आकलन के उपायों के रूप में ली जाती है। एक जो मानव विकास है, मानव विकास आर्थिक दृष्टि से भी देखी जाती है। किसी राष्ट्र की जीडीपी कम है तो मानव विकास कम होगा, जीडीपी अधिक है तो मानव विकास अधिक होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मौजूदा कीमतों पर एक तरफ भारत की जीडीपी 32,000 करोड़ है और उसकी प्रति व्यक्ति आय 20,813 है। संसाधन आधार के मामले में भारत में एक प्रभावशाली विकास दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, जाति, धर्म, लिंग भेदभाव जैसी विभिन्न दशाएं देखने को मिलती हैं। भाई हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ी है। अब जो जीडीपी है 32,000 करोड़ रुपए, ठीक है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 20,813 है। तो ये प्रति व्यक्ति आय देखें तो क्या सभी की समान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में जो गरीबी है, कुपोषण है, लिंग, शिक्षा, धर्म, जाति आदि में भेदभाव देखने को मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता लगभग कितनी थी? 65.4% है, जबकि महिला साक्षरता दर 54.16% है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो साक्षरता दर 74.04% है और यदि पुरुषों की देखें तो 82.14% है और स्त्रियों की 65.4% है।
देखिए 2001 में साक्षरता दर कितनी थी? 65.4%। कितनी थी? पुरुषों की कितनी थी 2011 में? पुरुषों की थी 65.4 और महिलाओं की कितनी थी? 54.16। जबकि 2011 में जो औसत साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 74.04। वहीं पर पुरुषों की जो साक्षरता थी 82.14 और महिलाओं की है 65.46%। अर्थात इससे यह मालूम होता है कि हमारे देश की जो साक्षरता है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? यदि साक्षरता बढ़ेगी तो मानव विकास क्या होगा? बढ़ेगा। मानव विकास बढ़ेगा। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में साक्षरता और महिला साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है? अधिक है। जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें साक्षरता ज्यादा है। जैसे केरल है, केरल में साक्षरता ज्यादा है। जितने भी दक्षिणी राज्य हैं, केरल है, उड़ीसा है, ठीक है, इनमें तमिलनाडु है, इनमें साक्षरता दर क्या है? ज्यादा। वहीं पर यदि बिहार में देखें तो सबसे कम साक्षरता पाई जाती है देश में। बिहार की जो साक्षरता है वो 47.53% है और केरल में साक्षरता है वो 90.92% है। अर्थात ये हमारे को ये स्थिति दिखा रही है कि हमारे देश में जो साक्षरता है उसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जो मानव विकास है, मानव विकास में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वहीं पर यदि एक तो हमने बात की राज्यों की, वहीं पर यदि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में देखें तो उनमें भी साक्षरता में क्या पाई जाती है? विभिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है। हमारे समाज के कुछ सीमांत वर्गों में जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खेतीहर, मजदूर आदि, इन वर्गों की साक्षरता दर क्या है? कम है। एक तो गांवों की जो जनसंख्या है, गांवों की जनसंख्या में जो महिलाएं हैं, जो खेती करने वाले हैं, जो एसटी के व्यक्ति हैं, जो एससी के व्यक्ति हैं, उनमें साक्षरता दर क्या है? कम पाई जाती है। बेहतर स्थिति होने के बावजूद भी अभी भी एक व्यापक स्थिति है। अमीर और गरीब के मध्य जो खाई है वो ज्यादा है। देखिए साक्षरता में भी विभिन्नता है तो प्रति आय में भी विभिन्नता मिलेगी। देश के अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में जो 1980 से 1981 की कीमतों के ऊपर देखें तो प्रतिवर्ष 4000 से अधिक, यानी कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात और दिल्ली, इनमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। कौन कौन से राज्यों में? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर आदि राज्य हैं। जो कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम, इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है। प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भी बड़ी असमानताएं हैं। जो प्रति व्यक्ति खपत का मतलब है कि एक व्यक्ति कितना खर्च करता है, उनमें भी अंतर होगा। उनमें अंतर इसलिए होगा कि यदि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में अंतर है तो उनमें भी अंतर होगा। एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है तो खर्च भी ज्यादा करेगा, यदि कम कमाता है तो कम खर्च करेगा, तो उनमें भी अंतर पाया जाता है। यदि हम देखें विकसित राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत 690 रुपए प्रति माह है, यानी एक माह में कितने? 690। जैसे केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें क्या है? अधिक खपत की जाती है। जो प्रति व्यक्ति खपत है, खर्च है, वो कौन से राज्यों में? केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। अर्थात जिन राज्यों का मानव विकास सूचकांक अधिक था वो राज्य जो प्रति व्यक्ति खपत है वो भी अधिक करेंगे। प्रति व्यक्ति खपत में जो कम है
उन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं। गरीबी भी मानव विकास को प्रभावित करेगी। जितनी ज्यादा गरीबी होगी मानव विकास कम होगा, गरीबी नहीं होगी तो मानव विकास अधिक होगा। गरीबी अभाव की स्थिति में पूर्ण शब्दों में यह एक निरंतर स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की अक्षमता को दर्शाता है। गरीब किसको कहेंगे? जो अपने कार्य या जो भी उपभोग करता है या जो भी अपने दैनिक जीवन में संसाधनों का उपयोग करता है, उन संसाधनों के उपयोग करने के लिए उसके पास में एक क्षमता हो। एक क्षमता कब आएगी? यानी कि उसके पास में धन नहीं होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो उसके सामने ये समस्या आएगी कि यानी कि वो अपनी क्षमता के अनुसार उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। क्या है वो? गरीब। भारत में गरीबी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीबी है, अर्थात बिहार और उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा है। 40% से अधिक गरीबी दर्ज की गई है दोनों राज्यों में, बिहार और उड़ीसा में। जबकि मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में 30% से अधिक गरीबी दर्ज है। केंद्र शासित प्रदेशों में 30% से कम गरीबी है। चंडीगढ़, दमन दीव और दिल्ली रिकॉर्ड करते हैं। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार दर केवल 25% है। भारत में गरीबी के लिए रोजगार विकास और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कुछ प्रमुख कारण है। जो गरीबी के लिए प्रमुख कारण है वो क्या है? रोजगार है। जिसको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है वो क्या होगा? गरीब होगा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं गरीबी के लिए मुख्य जिम्मेदार जो कारक है वो रोजगार होता है। अर्थात रोजगार नहीं मिलता है यानी कि बेरोजगारी मुख्य जिम्मेदार कारक होती है। आधुनिक विकास के कारण समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ गया है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है जबकि दूसरा वर्ग सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या है? ये क्या चीज है? यानी कि एक वर्ग तो ऐसा है जो सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर पा रहा। तो दोनों के बीच में अंतर हो गया। अर्थात ये एक दुष्परिणाम ही तो है। जो उपभोग नहीं कर रहा वो दूसरे को हीन भावना से देखेगा, या जो ज्यादा उपभोग कर रहा है वो निम्न वर्ग को हीन भावना से देखेगा। तो ये इसके क्या है? दुष्परिणाम है। आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे हैं, जैसे केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। वहीं दूसरे जो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं वो विकास की दौड़ में पिछड़ रहे। ठीक है, तो ये आपका मानव विकास सूचकांक या मानव विकास का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है कि किस तरीके से मानव विकास होता है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे मानव विकास प्रभावित होता है। धन्यवाद।